देखिए बाइनरी फाइल्स के पहले का, अच्छा हमने अभी लास्ट ऑप्शन में आपको बताया ही था कि फाइल्स पर आप कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, और टेक्स्ट फाइल्स में आपने जितनी चीजें की थी वो सारी आप, अगर आपने रिवाइज करी होंगी तो सारी चीजें आपकी सक्सेसफुली हो भी गई होंगी, जिसमें हमने आपको रीनेम फंक्शन, टेल, सीक और आपका जो है ये सब फंक्शंस बताए थे। लेकिन एक फंक्शन इसमें जो है रीनेम करने के अलावा और था, जो कि ओएस मॉड्यूल से ही आपका चलता है, और वो है रिमूव। जब भी आपको किसी फंक्शन किसी फाइल को डिलीट करना होता है, मेमोरी से फाइल को ही डिलीट करना है, तो एक मेथड हमें मिलता है जिसका नाम है रिमूव, और ये मेथड ओएस मॉड्यूल में होता है। और इस रिमूव फंक्शन से आप क्या करते हैं, आप अपनी फाइल को डिस्क के उस लोकेशन से डिलीट कर देते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फंक्शन है रिमूव, तो सबसे पहले तो आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा ओएस को, और फिर ओएस डॉट रिमूव, और ब्रैकेट के अंदर आप फाइल का नाम दे देंगे, और ये करेंगे। इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे, प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो देखिए अभी तो ये, अच्छा करंट पोजीशन क्यों बताने लगा, तो ये देखिए अब यहाँ पर बता रहा है फाइल नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि फाइल जो है आपकी रिमूव हो चुकी है। तो कोई भी फाइल सक्सेसफुली जो है आप रिमूव भी कर सकते हैं, क्रिएट करना है। आपने देखा कितने सारे मोड्स आप यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, डाटा फीड करते हैं, जिस तरह का भी डेटा फीड करना है, और उसके बाद में जो है अगर आपको नहीं चाहिए तो उस फाइल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। और ये सारी चीजें आपने की किस तरीके की फाइलों पे, ये सारे टास्क आपने परफॉर्म किए टेक्स्ट फाइल पे। ओएस क्या है मैम? है ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल होता है, उसका नाम ही ओएस मॉड्यूल है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, और इस मॉड्यूल में वो सारे फंक्शंस पड़े होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरनल सेटिंग्स के साथ कनेक्टिविटी देते हैं, और हार्ड डिस्क या मतलब परमानेंट जो भी आपके डिस्क हैं वगैरह, उन पे स्टोरेज डिवाइसेस से रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जैसे आप कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल तो हार्ड डिस्क में जाके सेव होती है ना, तो मेमोरी मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब फाइल सेव तो हमने कर दी, उसके लिए तो हमारे पास हमारे फंक्शंस थे, हमने यूज किए थे। लेकिन जब हम फाइल का नाम बदलना चाहते हैं तो होता क्या है कि डिस्क की उस फाइल को फेच करके लाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसका नाम चेंज करने के ऑप्ट करता है। तो फंक्शन तो रीनेम है जो ये काम करेगा, लेकिन रीनेम करने के लिए, इस काम को करने के लिए हमें पहले अपनी अप्रोच बनानी पड़ती है उस फाइल पे जो डिस्क पे स्टोर्ड है, और उस अप्रोच को बनाने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। और ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल जब हम यूज करेंगे तो ये रीनेम फंक्शन उसी में पड़ा है, तो उसके हिसाब से इस मेथड को तब ऐसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही फाइल बनाई थी, डिस्क पे सेव की थी, अब हम उसे हटाना चाहते हैं, मेमोरी से ही हटा देना चाहते हैं, तो उसको हटाने के लिए तो फंक्शन रिमूव है। लेकिन फंक्शन रिमूव जो है, ये क्योंकि फंक्शन ना होकर के एक मेथड है, और मेथड जो कि ओएस मॉड्यूल में पड़ा हुआ है, तो इसीलिए इसको यहाँ यूज करने के लिए भी ओएस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मतलब ये इसी तरीके से यूज करना है, ओएस नाम फिक्स है, इसे आप बदल नहीं सकते। और डॉट ऑपरेटर का यूज करके आप इस मेथड को फेच करके लाते हैं, और ये मेथड क्या करता है, जो भी फाइल नेम ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है उस फाइल को परमानेंटली डिस्क से रिमूव कर देता है। तो जब एक बार फाइल डिस्क से रिमूव हो जाती है तो बता देता है फाइल नॉट फाउंड। ये सारी चीजें तो टेक्स्ट फाइल पे की थी। ऐसे ही हमने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल की तरह ही एक और फाइल होती है जिन्हें हम बाइनरी फाइल कहते हैं। एक्चुअली बाइनरी फाइल जो होती है उसमें जो कंटेंट होता है, एक तो पहली बात कि वो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल नहीं होती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। प्लस साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर, मगर जैसे कुछ भी अब यहाँ पर आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि कुछ भी मतलब इमेजेस, पिक्चर सब हो सकती हैं। यस हो सकती हैं, पीडीएफ फॉर्मेट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए खाली आपको इतना ही नहीं पता होना चाहिए जितना है फाइल हैंडलिंग के और बहुत सारे एस्पेक्ट्स और बहुत सारे फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। क्योंकि वो हमारे सिलेबस नहीं है, तो फिलहाल हम बनाएंगे तो एक फाइनल बाइनरी फाइल, लेकिन उसमें करेंगे हम टेक्स्ट को ही सेव। बाइनरी फाइल में लिखे हुए टेक्स्ट को आप देखते टेक्स्ट की तरह हैं, लेकिन वो इंटरप्रेट होता है स्पेशल कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में। इसीलिए किसी भी बाइनरी फाइल को अगर आप किसी टेक्स्ट एडिटर विंडो में खोल के देखते भी हैं तो वो बहुत ही अलग तरीके के कैरेक्टर्स वहां पर आपको दिखाई देते हैं, और वो आपको इसीलिए वहां पर ऐसे दिखाई देते हैं क्योंकि वो एक बाइनरी फाइल होती है। बाइनरी फाइल को प्रोसेस करने में इंटरप्रेटर को बहुत कम समय लगता है,
क्योंकि यहाँ पर फाइल का कन्वर्जन नहीं होता, मतलब लैंग्वेज ट्रांसलेशन नहीं होता है, डायरेक्टली ये आपकी जो है प्रोसेस हो जाती है। बाइनरी फाइल को बनाने के लिए, बाइनरी फाइल पे काम करने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज और पता होनी चाहिए। एक ऐसा यहाँ पर हमको मॉड्यूल चाहिए जिस मॉड्यूल को यूज करके ही हम बाइनरी फाइल के कुछ फंक्शंस को यूज करेंगे। कुछ क्या मतलब, बाइनरी फाइल से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस हैं उन्हें यूज करने के लिए आपको उस मॉड्यूल की जरूरत है। और वो मॉड्यूल जो बाइनरी फाइल्स पे आपको ये काम करने में हेल्प करता है और उसके फंक्शंस को हम यूज कर सकते हैं। तो बाइनरी फाइल से रिलेटेड कुछ फंक्शंस है, जैसे लोड फंक्शन है, डंप फंक्शन है, ऐसे बहुत से फंक्शंस हैं। फंक्शंस और भी हैं पर हम तो अभी सिलेबस की बात करेंगे। तो उन फंक्शंस को यूज करने के लिए हमें उस मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या, कौन सा मॉड्यूल है वो, पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं, वर्किंग विद बाइनरी फाइल। अभी तक आपने टेक्स्ट फाइल की बात की थी, वो मॉड्यूल है आपका पिकल। पिकल एक ऐसा मॉड्यूल है जो बाइनरी फाइल्स को ऑपरेट करने के लिए सभी रिलेटेड फंक्शंस को अपने उसके अंदर स्टोर करके रखता है। और आपको यहाँ पर उन फाइल्स को यूज करने के लिए सबसे पहले जो मेथड्स को यूज करने के लिए इस मॉड्यूल को आपको यूज करना होगा, और ये मॉड्यूल से ही आप उन मेथड्स का यूज करेंगे। जबकि आपने देखा था कि टेक्स्ट में फाइल्स के साथ ऐसा कुछ नहीं था, आपने अलग से कोई मॉड्यूल नहीं बनाया था, बल्कि बस आपने एक फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट से आप फाइल हैंडलिंग के सारे फंक्शंस यूज किए, चाहे ओपन हो चाहे जो भी हो। पर यहाँ पर फंक्शंस को यूज करने के लिए पिकल मॉडल का ऑब्जेक्ट आपको, पिकल मॉड्यूल जो है आपको यूज करना होगा, इंपोर्ट कराना होगा। पिकलिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जो फाइल्स को लोड करने में, उनके कंटेंट्स को स्टोर करने में, डिस्प्ले करने में, सभी तरीके के काम को पिकलिंग कहा जाता है, बाइनरी फाइल्स के तौर पे खास तौर से। तो अगर एक बाइनरी फाइल आपको क्रिएट करनी है तो यहाँ पर पहली चीज तो आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा पिकल। और दूसरी खास बात की जो भी आप यहाँ पर वो देते हैं, मोड देते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, जो भी मोड दे रहे हैं आप, अभी तक आपने आर यूज किया, आपने ए यूज किया, आपने एक्स यूज किया, या फिर आपने यूज किया डब्ल्यू, है ना, या फिर आपने ज्यादा क्या आर प्लस ए प्लस डब्ल्यू प्लस यूज किए। लेकिन अगर आप बाइनरी फाइल यूज कर रहे हैं तो मोड्स तो यहाँ भी यही है, आर है, ए है, डब्ल्यू है, या आर प्लस ए प्लस डब्ल्यू प्लस है। लेकिन बाइनरी फाइल के लिए आपको क्या लिखना पड़ता है, आर बी डब्ल्यू बी ए बी, आर बी प्लस डब्ल्यू बी प्लस ए बी प्लस। ये मोड ही ये बताते हैं कि आप ये एक बाइनरी फाइल पर काम कर रहे हैं। वैसे तो देखिए टेक्स्ट फाइल के लिए टी होता है, आर टी डब्ल्यू टी ए टी, लेकिन बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट फाइल्स प्रोसेस की जाती हैं, इसलिए टी साथ में अटैच नहीं किया जाता है। हालांकि हमने आपको शुरू में जब प्रेजेंटेशन थी तब भी बताया था कि अगर आप फाइल ओपन कर रहे हैं और आप आर की जगह आर टी भी लिख सकते हैं, फाइल नेम फाइल नेम और कॉमा, उसके बाद में आप जो मोड लिखते हैं तो आर लिखें या आर टी लिखें एक बात है। लेकिन हमने कहा था यही साथ बताया था कि टी लिखना इसलिए कंपलसरी नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये ट्रीटमेंट जो करता है ये टेक्स्ट फाइल्स के लिए करता है, और बाइनरी फाइल का ट्रीटमेंट ही अलग तरह का है। उसके लिए मॉड्यूल चाहिए होगा, तो जैसे ही मॉड्यूल इंपोर्ट होगा तो इंटरप्रेटर अपने आप ही समझ जाएगा कि अब आप बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं। फिर बाइनरी फाइल के लिए वो मेथड यूज होगा तो दूसरे लेवल पर वहां समझ में आएगा। तीसरा, जैसे ही आप मोड यूज कर रहे हैं आर बी ए बी ए डब्ल्यू बी, तो वहां पर ये चीज समझ में आ जाएगी। तो खैर एक दो प्रोग्राम हम बस बना रहे हैं, ज्यादा नहीं बनाएंगे बाइनरी फाइल के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपना मॉड्यूल। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मान लीजिए हमें एक लिस्ट चाहिए, क्योंकि देखिए बाइनरी फाइल में टेक्स्ट फाइल की तरह एक एक डेटा नहीं प्रिपेयर करते। वैसे तो टेक्स्ट फाइल में भी आप डेटा जो प्रिपेयर करते हैं लाइन बाय लाइन होता है, बहुत सारा डेटा हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर आपको करना है बाइनरी फाइल में भी, तो सपोज आप चाहते हैं कि एक लिस्ट बनाएं, उसमें कुछ कंटेंट हो और वो बाइनरी फाइल के फॉर्म में सेव हो। तो आपने यहाँ पे मान लीजिए लिस्ट के लिए ले लिया एक वेरिएबल ls, अब इसमें आपने कुछ नंबर्स की लिस्ट अपनी बना ली। और ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स रिपीट नहीं हो सकते, रिपीट हो सकते हैं, ये मत सोचिएगा। तो ये कुछ हमने नंबर्स की यहाँ पर अपनी लिस्ट बनाई है। अब हमें अपनी इस फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फाइल को ओपन करने के लिए वैसे तो जैसे हमने बताया कि बिन एक्सटेंशन भी देते हैं, डॉट बिन एक्सटेंशन दिया जाता है बाइनरी फाइल्स के लिए, लेकिन बाइनरी फाइल्स को आप सिमिलरली डॉट dat एक्सटेंशन से भी सेव कर सकते हैं। dat भी बाइनरी फाइल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब हमें सबसे पहले
एक बाइनरी फाइल के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो बाइनरी फाइल के लिए हमने ले लिया BFOB, सिर्फ लिया से कुछ भी नाम ले सकते थे। ठीक, अब हमें यहाँ पर अपना वो बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, तो फाइल को ओपन करना है। फाइल को ओपन करना है, यहाँ पर फाइल का हम सबसे पहले नाम देंगे और फिर मोड देंगे। तो अब मान लीजिए हमने कह दिया माई फाइल 2 या 1 ले लिया हमने, बल्कि माई बिन फाइल कर देते हैं, माई बिन फाइल 1.dat, ये तो हो गया फाइल का नाम। और अब आप इसे किस मोड में ओपन करना चाहते हैं, लिखना है, ये कंटेंट लिस्ट है, इस लिस्ट के बेसिस पर आपको डेटा डालना है, तो आप W मोड ओपन करेंगे, पर क्योंकि बात बाइनरी की हो रही है तो WB मोड दे देंगे। यहाँ ऐसा करते ही BFOB नाम का एक फाइल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन यूज करना है जो कि आपके इस लिस्ट के कंटेंट्स को उस फाइल में डाल दे। टेक्स्ट फाइल में ऐसा करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, आप राइट करते थे और वहां पर हो जाता था। बाइनरी फाइल्स में यदि यही काम आपको करना है तो यहाँ पर राइट फंक्शन नहीं यूज होता है, बल्कि इसके लिए फंक्शन होता है यूज डम्प। क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मोड लेंगे, पिकल डॉट, फंक्शन का नाम क्या है डम्प, और ब्रैकेट में किसका, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, आ नहीं रहा है, आ गया। पिकल डॉट डम्प लिखा तो पिकल है मॉड्यूल, डम्प है मेथड। अब यहाँ पर आपको इस डम्प फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट देनी है। पहली आर्ग्यूमेंट आप क्या देंगे, उस लिस्ट का नाम, जो लिस्ट आपने क्रिएट की है लिस्ट हो गई, और दूसरा आप क्या देंगे, अपनी फाइल का ऑब्जेक्ट BFOB ये देंगे। ये क्या करेगा, डंप फंक्शन का मतलब होता है, डंप का मतलब ही होता है डाल दो, वहीं डंप कर दो, इकट्ठा कर दो। तो ये फंक्शन क्या करता है, ये मेथड क्या करता है, इस लिस्ट के कंटेंट्स को इस फाइल ऑब्जेक्ट में जाकर के डंप कर देता है, इकट्ठा कर देता है। बस अब आपको अगर प्रिंट कराना है, अब आपको बताना है कि फाइल आपकी क्रिएट हो चुकी है, तो फाइल आप यहाँ पर क्रिएट करने के लिए चाहे तो एक मैसेज दे सकते हैं। मैसेज देना इसलिए सेफ होता है कि आपको ये पता चल जाए कि हाँ काम हो गया है, फाइल क्रिएटेड सक्सेस। हुआ, उसके बाद आपको फाइल क्लोज करनी है, BFOB डॉट क्लोज, फाइल क्रिएट हो गई। तो इस तरह से आपने माई बिन फाइल 1.dat नाम की एक बाइनरी फाइल क्रिएट करी, जिसमें आपने लिस्ट ऑफ नंबर्स स्टोर किए हैं। अब आपको यही फाइल जो है देखनी है। हाँ बताइए शुभांकर। मैम ये बाइनरी फाइल है तो इसमें इमेज में जाना चाहिए, लिस्ट क्या मतलब? अरे लिस्ट क्यों नहीं, बाइनरी फाइल में सिर्फ इमेज ही थोड़ी होती है, बाइनरी फाइल तो किसी भी चीज की हो सकती है। ऐसे आपको ये देखने पे लग रही है यहाँ पर लिस्ट, लेकिन इसी लिस्ट को अगर आप किसी टेक्स्ट मोड में खोलें, माने किसी टेक्स्ट एडिटर विंडो में खोलेंगे, तब आपको ये नंबर नहीं दिखेंगे, ये स्पेशल कैरेक्टर्स दिखेंगे, क्योंकि तब ये बाइनरी फॉर्मेट में चेंज हो गई होगी। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखिए कि बाइनरी फाइल का मतलब सिर्फ इमेजेस नहीं है, बाइनरी फाइल का मतलब कोई भी फाइल है। प्लस जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ग्राफिक्स पे काम करने के लिए आपको कुछ और चीजों की भी नॉलेज होनी चाहिए, खाली सीधे ऐसे नहीं, और खाली इसी जगह काम नहीं होगा, फिर आइडियली पे काम नहीं करते हैं अगर ग्राफिक्स पे आपको काम करना है, फिर आपको पाइप्लॉट, जुपिटर, स्पाइडर, इन सब जगह पर भी काम, जो उसके आपके पाइथन के इन सब नंबरों का मतलब अलग अलग है क्या इसमें बाइनरी फाइल में? क्यों नहीं है, आपको नहीं पता कि अगर आप एक डेसिमल नंबर देख रहे हो तो वो नंबर डेसिमल नंबर जो डेसिमल फॉर्मेट में दिख रहा है वो बाइनरी में उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। आपने तो कन्वर्जन पढ़ा है ना नंबर सिस्टम में। वो तो ठीक है, मतलब जैसे ये नंबर दिख रहा है तो उसमें मतलब चेंज करेंगे तो यही उसमें बाइनरी फॉर्मेट में दिखेगा, वही तो बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ आपको, यहाँ क्यों दिखेगा, यहाँ तो आप प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ तो आप बाइनरी नंबर 25 का लिख सकते हैं। बाइनरी क्या है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, पहले 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 45 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे। तो अगर इतनी मेहनत खुद ही कर डालोगे तो फिर पाइथन में प्रोग्रामिंग ही क्यों कर रहे हो, फिर तो आप खुद से काम कर लो। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक लिस्ट बनाई है सिंपल डेसिमल नंबर्स की, लेकिन हम फाइल को बाइनरी फॉर्म में सेव कर रहे हैं। बाइनरी फॉर्म में सेव करने का वैसे तो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज नहीं होता,
क्योंकि टेक्स्ट फाइल्स पे भी आप वही काम कर रहे हैं, लेकिन बस ये होता है कि बाइनरी फॉर्म में सेव की हुई फाइल्स जो है सिक्योर्ड ज्यादा होती हैं, उनका डिक्रिप्शन इजीली नहीं किया जा सकता है, प्लस उनको प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अब ये तो खैर यहाँ 8-10 वैल्यू लिखी है। अब अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता कि एक कंपनी में काम करने वाले 1000 लोगों के एम्प्लॉय कोड्स हैं या सैलरीज हैं, तो उस लिस्ट को अगर आप प्रोसेस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो प्रोसेसिंग टाइम बहुत कम लगता है। और उसके पीछे कारण यही है कि बाइनरी फाइल्स जो होती हैं वो डायरेक्टली प्रोसेस हो जाती हैं, उनको एग्जीक्यूट करने में बीच में कोई और प्रोसेस नहीं लगती है, जबकि टेक्स्ट फाइल्स को प्रोसेस करने में बीच में ट्रांसलेशन वाली एक स्टेप एक्स्ट्रा होती है, जिसमें आपका टेक्स्ट फाइल में जो डेटा लिखा होता है वो टेक्स्ट से बाइनरी में कन्वर्ट होता है, तब जाके प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो देखिए कुछ समझता ही नहीं ना, उसे नहीं पता 25, 45, 78 क्या है। आप टेक्स्ट में लिख भी रहे हैं, अगर शुभांकर लिखे हो, शिवांकर लिखे हो, आपको दिख रहा है कि वो शुभांकर और शिवांकर है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को उससे कोई लेना देना नहीं है, आपके लैंग्वेज प्रोसेसर को उससे कोई लेना देना नहीं। कंप्यूटर उस डेटा को तभी एक्सेप्ट करता है जब वो डेटा बाइनरी फॉर्मेट में होता है, क्योंकि कंप्यूटर की एकमात्र भाषा बाइनरी है, बाइनरी लैंग्वेज है, इसलिए तो उसे मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर की भाषा है जिसे कंप्यूटर डायरेक्टली समझ लेता है। तो टेक्स्ट फॉर्म में अब हमारी मजबूरी ये है कि हम हर चीज बाइनरी में नहीं कर सकते। आप चलिए नंबर्स को तो बाइनरी में बदल देंगे, अभी हम कहें शिवांकर का या शुभांकर का बाइनरी फॉर्म लिखिए, आप नहीं लिख पाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेहनत हमें करनी पड़े, और हम चाहते हैं ये है कि जो फाइल हम सेव कर रहे हैं वो एक बाइनरी फॉर्मेट ले, ताकि इजीली प्रोसेस हो सके, इजीली एग्जीक्यूट हो सके, और डेटा स्टोरेज जो है पूरी तरह से हमारा सेफ और सिक्योर हो। तो इसके लिए ही हम बना रहे हैं। अब जैसे आप कहते हैं कि इमेजेस या ग्राफिक्स, मान लीजिए आपने कहा कि हम पेंट की फाइल बना लें या कुछ है, तो पेंट की फाइल को बना करके काम करने के लिए पेंट की फाइल आप यहाँ नहीं बना सकते, फिर आइडियली विंडो का यूज नहीं किया जाता है। अगर उस तरीके का काम आपको बाइनरी फाइल बनानी है तो उसके लिए आपको पाइथन की दूसरी और बहुत सी लाइब्रेरीज की नॉलेज होनी चाहिए, उन लाइब्रेरीज में काम करना आना चाहिए, साथ ही साथ उसके दूसरे और बहुत सारे वर्जन भी आपको पता होने चाहिए। जैसे आपको शुरू में याद होगा जब हमने प्रेजेंटेशन दी थी तो हमने बताया था कि पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जिनमें से कुछ के नाम हमने बताए थे कि भाई एक लाइब्रेरी होती है नमपाई, और हमने ये भी बताया था कि नमपाई को हम यूज करना सीखेंगे तो नमपाई हम यूज करेंगे, लेकिन अब नमपाई का मतलब यह है कि वो एक खास काम करने के लिए बनाई गई है। जैसे हम अभी आपको बता देते हैं कि नमपाई का काम होता है एरेज पे काम करने के लिए, तो जब आप एक अलग तरीके का डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे एरे जैसा, तो उसे अगर आपको हैंडल करना है तो आपको नमपाई नाम का एक लाइब्रेरी पता होना चाहिए, वो आपके कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तब आप उसे यूज करेंगे। क्योंकि नमपाई, हाँ, क्योंकि जैसे नमपी भी, पाइथन मैंने इंस्टॉल किया तो उसी तरह नमपाई इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जी साहब सब मैं बताऊंगी आपको। जो लाइब्रेरीज होती हैं वो मॉड्यूल की तरह नहीं होती है, जैसे यहाँ मॉड्यूल लिख दिया और मॉड्यूल आ गया, मॉड्यूल पाइथन के अंदर उसके बेस में ही पड़ा हुआ है, तो वो तो आप ऐसे यूज कर लेते हैं, तो मॉड्यूल यूज करते हैं, उसके फंक्शन आप यूज करते हैं, है ना। जैसे मैथ या डेट टाइम या जो भी आपने कैलेंडर सब मॉड्यूल यूज किए, तो उसके लिए अलग से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ा, बस आपको ये पता था कि मॉड्यूल का नाम क्या है और उसके साथ कौन सा फंक्शन एसोसिएटेड है वो यूज कर लिया। लेकिन बहुत सारी ऐसी फाइल में इसके अंदर पाइथन में लाइब्रेरीज होती हैं, बनी हुई हैं, जिन लाइब्रेरीज को यूज करने के लिए आपको पाइथन के ही दूसरे वर्जन भी यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि नमपाई हो गया, तो नमपाई के लिए एक इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू हम इसे इंस्टॉल करेंगे तभी हम यूज कर पाएंगे। अभी अगर हम नमपाई की कोई कमांड चला दें तो आपको यहाँ बताएगा ही नहीं, वो एरर दे देगा। ये देखिए मैं यहीं पे लिख देती हूँ, एक लाइन कुछ नहीं लिखा, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया import numpy as np, पर इतना भी करेंगे तो देखिए वो एरर दे देगा, नो मॉड्यूल नेम्ड numpy। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूल जो है इसके अंदर पहले से पड़ा नहीं होता, आपको इसको इंस्टॉल करना होता है। ऐसे ही और बहुत सारे लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे कि इसमें पाइथन में वो होता है आपका स्पाइडर है, जुपिटर है, नोटबुक है, बहुत सारे हैं, और हर एक का अपना अलग अलग काम है। जैसे नमपाई एरे पे काम करता है, पाईप्लॉट जो है वो आपको ग्राफिक चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए यूज करना होता है, आप स्पाइडर यूज करते हैं तो आप विजुअल बेसिक के साथ डेटा कनेक्टिविटी लेते हैं, तो अलग अलग लाइब्रेरीज है। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि बाइनरी फाइल में भी हम काम जो हम लोग कर रहे हैं वो टेक्स्ट फाइल ही बना, मतलब सॉरी नंबर्स या टेक्स्ट पे ही काम करेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए अगर काम करना है तो फिर उन चीजों की नॉलेज भी होनी चाहिए। पाइथन में आप सिर्फ बेस पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में सिर्फ लेवल जो बेसिक लेवल है, इनिशियल लेवल,
ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं कि आप इतना जान जाते हैं कि हाँ पाइथन में बेसिक काम कैसे करना है, जोड़ने घटाने का काम करना है, लूप चलाने का काम करना है, डिसीजन मेकिंग है करनी है, डेटा टाइप्स डिफरेंट आप काम कर सकते हैं, लिस्ट में पढ़ा, टपल पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, डिक्शनरी पढ़ा, लेकिन इन्हीं चीजों को आगे और एडवांस लेवल पे कैसे यूज करना है या बाकी फर्दर और लाइब्रेरीज में कैसे यूज करना है, उसके लिए और भी बहुत सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो वो तो खैर जब आप कोई ऐसा कोर्स करेंगे जहां पर आप इस तरह की चीजें पढ़ें तभी आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए इमेज फाइल या ग्राफिक फाइल हम नहीं यूज करेंगे, यहाँ पर भी यूज तो हम बाइनरी फाइल में भी नंबर्स या टेक्स्ट का ही करेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ बाइनरी फाइल्स में होती इमेजेस और ग्राफिक्स या कुछ भी हैं, तो वहां पर आप बाकायदा बहुत सुंदर सुंदर चार्ट बनाते हैं, इमेजेस देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। भाई पाइथन में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर रहे हैं, पाइथन की मदद से आप रोबोटिक्स पे काम कर रहे हैं, पाइथन की मदद से आप न जाने कितने और काम कर रहे हैं। 3D, AR, AR का मतलब जानते हैं ये क्या होता है? AR, VR, ये क्या है? कोई बताएगा? AR का क्या बता रहे हो? VR का मैम, वर्चुअल रियलिटी। VR का वर्चुअल रियलिटी, वेरी गुड। तो फिर AR का क्यों नहीं पता? आर्टिफिशियल रियलिटी है। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है भाई? जो मैम बनाई जाती है एकदम 3D और ओरिजिनल की तरह लगती है जी, उसमें जो वास्तविक में होती है, तो वास्तविक होती है। ऐसे ही ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में जो आप बनाते हैं वो वीडियो फॉर्म हो सकते हैं, 3D है, वीडियो की तरह से चला सकते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी वो होती है जो पिक्चर्स के फॉर्म में होती हैं। बीच में चला था ना एक ट्रेंड पिछले साल, लोग कहते थे अरे देखो मेरे घर में टाइगर आ गया है, एलिफेंट आ गया है। मैम ये BCA में पढ़ाया जाता है क्या ये सब पाइथन का? पाइथन में BCA तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ MCA में पढ़ाया जाता है। MCA में पढ़ाया जाता है। अब ये भी डिपेंड करता है ना आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, क्योंकि MCA के नाम पे बेवकूफ भी खूब बनाया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कर रहे हैं, वहाँ का सिलेबस कंटेंट्स क्या है। वैसे इनके ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल होती हैं, ट्यूटोरियल्स होते हैं, आप चाहे तो किसी भी 90 हज़ार के कोर्स हैं, ज्यादा महंगे नहीं है, आप ये कोर्स कर सकते हैं 15 घंटे के, 60 घंटे के। मैम 90,000 के। अब देखिए थोड़ा सा आपको काम करना है तो इतना तो मतलब आप मान के चलिए कि आपको एक्सपेंस देने पड़ेंगे। बट हाँ ये बात भी है कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है 90,000 लेकर के भी कितना पढ़ाते हैं। पढ़ाएगा बस कोर्स पढ़ाएगा, खाली पाइथन पढ़ाएगा? जी नहीं, वो पाइथन नहीं पढ़ाएगा, वो मान के चलेगा पाइथन का बेस आपको आता है, इसमें सिर्फ आपको वो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी से रिलेटेड चीजें ही बताएगा, उसी की कोडिंग समझाएगा, उसके ही पैसे लेगा। हम लोग भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, इस तरह का सिलेबस, एक प्रपोजल आया है, देखो अगर होगा तो जरूर आप लोगों को बताएंगे। अगर आप में से कुछ लोग इंटरेस्टेड होंगे तो सबसे छोटा जो कोर्स है वो शायद कुछ ऐसे 15 घंटे का कोर्स है जिसकी फीस 12,000 रुपए है। फिर शायद कुछ तो ऐसा है कि 40 घंटे का कुछ है तो उसकी 40,000 है, और जो 60 घंटे का है या 60,000 होगा? नहीं, उसकी 90,000 है। अरे जी 15 घंटे का 15,000, 40 घंटे हमारे पास तो प्रपोजल है, देखिए अभी हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अभी तो हम उसको रीड कर रहे हैं कि क्या है कितना है, क्योंकि इस तरीके की चीजों में देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आप किस लेवल तक अपनी जो सर्विसेज है वो देते हैं। और जितने लोग यहाँ नाइटेक में पढ़े हैं, चाहे हमारे प्रेजेंट के स्टूडेंट्स हों या पास्ट के हों, उसमें इतना हमें सेटिस्फेक्शन है कि हमारे बच्चे जो वाकई में पढ़े हैं, देखिए जिन्होंने टाइम पास किया उनकी बात तो नहीं कर रहे, लेकिन जो वाकई में पढ़े हैं वो ये तो जानते हैं कि हमने सिलेबस और कंटेंट्स पे कभी फोकस नहीं किया, हम एक्स्ट्रा नॉलेज भी अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं, बशर्ते कि वो नॉलेज उनके लिए बर्डन ना हो, है ना। अब जाहिर सी बात है कि सिलेबस भी हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि हमारे बच्चों के लेवल क्या है, उस लेवल पे काम करना है। अभी अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात आपसे करें तो उसकी कोडिंग इतनी हाई फाई है कि अभी आप पाइथन में ही कॉन्फिडेंट नहीं हुए हैं, पाइथन का ही अभी आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस उतना नहीं हुआ, तो आप ऑगमेंटेड रियलिटी की चीजें तो बिल्कुल ऊपर से निकल जाएंगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाई इतना एक्सपीरियंस हो बच्चे को, छोटे आप ड्यूरेशन के कोर्स चाहे तो कर सकते हैं। और देखिए फीस का तो ये रहता है कि जैसी सर्विस वैसी फीस, हालांकि ये फीस हमारी डिजाइन की हुई नहीं है, हमारे पास किसी ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रपोजल आया है कि आप लोग हमारे साथ एसोसिएट होइए, जैसे भी उन्हें पता चला हो कि हमारे जो ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो क्या है, तो दे आर हाईली इम्प्रेस्ड विद दैट, वीडियोस देखियो जो कुछ भी है,
सो वो हमसे एसोसिएट होना चाहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे साथ कोर्स कराइए, फैकल्टी आप अपनी जो है हमारे साथ एसोसिएट कर दीजिए। अभी हमने हामी नहीं भरी है, हमें सब कुछ ठीक लगेगा और हमें लगेगा कि ये जेन्युइन ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर हमारा बच्चा इसमें 12,000 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है, वो 12 रुपए भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे 12 की जगह 14 रुपए का रिटर्न मिले, तब तो मेरा एसोसिएट होना उसके लिए ठीक है। बट अगर हम उसके साथ एसोसिएट हों भी वहां पर और उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हो कि नहीं इतना से इतना ही पढ़ाना है, इतनी चीज एक्स्ट्रा नहीं बतानी, ये अगर एक्स्ट्रा बतानी है तो बच्चे को और इतने पैसे जमा करने, तो ये सब भैया हमसे तो ना हो पाएगा, हम तो नहीं कर सकते। हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट अलग होता है स्टूडेंट के साथ। मैंने ना जाने कितने मेरे बच्चे ऐसे हैं, शायद कभी आपसे मिले भी हो तो उन्हें बताया भी होगा कि फीस ना सोचते हुए सिर्फ इसलिए कि उनका करियर बन जाए, हमने उन्हें ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे दी। मेरा स्टूडेंट इस समय DRDO में बैठा हुआ है, जिसने एक O लेवल करने के बाद, जिसमें O लेवल में केवल C लैंग्वेज थी, उसने मुझसे जावा पढ़ी, C++ पढ़ी, जावा स्क्रिप्ट पढ़ी, जब जावा स्क्रिप्ट सिलेबस में नहीं होती थी वो पढ़ी, और उसको पढ़ने के बाद उसने DRDO को एग्जाम क्वालिफाई किया, और आज वो बैठा हुआ है DRDO में टेक्निकल असिस्टेंट के नाम पर वहां पर काम कर रहा है। अभी आया भी था होली में मिलने। तो ये सब चीजें हैं। तो हमारा तो पर्सनल एक देखिए इंटरेस्ट अलग है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच होने में एक डिफरेंट चीज हो जाती है। तो खैर ऐसा कोई कोर्स होगा तो हम बताएंगे। ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी वही होती है, जैसे आपने कहा कि जो चीजें एकदम जीवित दिखे, जैसे कि लास्ट ईयर एक बहुत ट्रेंड चला था, लोग फोटो खींचते थे कि हमारे ड्राइंग रूम में टाइगर बैठा हुआ है या ब्लू व्हेल आ गई है हमारे बेडरूम में, ऐसी चीजें, तो वो ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाती हैं आपकी। और VR जैसे आप लगाते हैं और बिल्कुल आपको लगता है आपके सामने से ही सब चला आ रहा है, तो वो सब चीजें VFX वगैरह के साथ में इफेक्ट्स यूज करने होते हैं। तो पाइथन में तो आप ये सब कर रहे हो, पाइथन में आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सारा काम कर रहे हैं, पूरी प्रोग्रामिंग एलेक्सा वगैरह की जो है ये सारी पाइथन से होती है। तो पाइथन का फील्ड बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट फील्ड है, इसे आप इतनी जल्दी खत्म नहीं कर सकते। बस ये समझ लीजिए आप अपने आप को भाग्य का धनी कि O लेवल करने का आपको मौका मिला, आपको नाइलेट जैसे इंस्टीट्यूशन ने ये चांस दिया, और दूसरा भाग्य आपका अच्छा ये है कि आप नाइटेक में पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ इतना सीख भी रहे हैं। आई बेट यू पूरे लखनऊ में आपको कोई इतना पाइथन का बेस बताएगा नहीं, कोई नहीं पढ़ाएगा। आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन के बच्चे से अपने को कंपेयर करके देख लीजिएगा, एंड आई टेल यू कि आई प्रॉमिस यू कि आप उनसे बेटर ही खड़े होंगे। कहीं भी कोई भी बच्चा हो जो O लेवल पढ़ रहा हो, लखनऊ या लखनऊ के आसपास कहीं भी, और आप देखिएगा उनसे जरा पूछ लीजिएगा कि टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल में क्या डिफरेंस है। शायद कुछ बच्चे तो ये पूछेंगे ये होता क्या है, कौन से टॉपिक में है, M1 में कि M2 में, क्योंकि बहुत जगह पर अगस्त से कोर्स शुरू करके पिछले साल दिसंबर तक खत्म किया जा चुका है। उनके यहाँ सब खत्म हो गया, बच्चे मौज कर रहे हैं क्योंकि वो तो खुश हैं। अरे आपके यहाँ इतना टाइम चल रहा है कोर्स, हमारे यहाँ तो 6 महीने में हमने खत्म कर दिया, पता नहीं आप लोग कितना पढ़ा रहे हैं बेकार का। वो खुश हैं, लेकिन जब बात आएगी परफॉर्मेंस की तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने क्या सीखा और नाइटेक में बच्चों ने क्या सीखा। तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव वो है, हम कभी भी टारगेट बनाते ही नहीं एग्जाम को कि इतने बच्चे एग्जाम क्लियर करें। दूसरे इंस्टीट्यूशन के बच्चे नाइलेट भेजता है, आपका जो डिपार्टमेंट है वो दूसरे इंस्टीट्यूशन जो एफिलिएट किए हैं उन्होंने, उनके लोगों को भेजता है कि नाइटेक में जाके पूछ के आइए कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं, उनका क्यों रिजल्ट अच्छा चल जाता है और आपका रिजल्ट इतना खराब क्यों है। अभी जब ये लॉकडाउन लगा नहीं था उससे पहले ही 2 इंस्टीट्यूशन के लोग भेजे गए थे डिपार्टमेंट से कि आप जाकर के पूछ के आइए कि वो लोग कैसे पढ़ाते हैं। तो हमने पूरा स्ट्रैटेजी बताई, तो कह रहे अरे मैम इतना तो कौन पढ़ाएगा, इतना तो हमको आता ही नहीं है, आता भी है तो हमें तो कभी इतना किया ही नहीं। तो ये चीजें कहने वाली होती नहीं है, इसलिए आप लोगों के सामने कभी कहना अच्छा भी नहीं लगता हमको, बट ये बात एक आई है तो इसलिए बोल रही हूँ कि फीस भी देखिए क्वालिटी को देखते हुए होती है। लेकिन हाँ, जब भी आप कहीं भी किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार ये जरूर चेक कर लें कि हाँ भाई जो फीस आप पे कर रहे हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन को, वो वाकई उतनी जेन्युइन है भी। तो उसके लिए आपके पास रिव्यूज होते हैं, फीडबैक्स होते हैं, आप जाकर के ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। आप कोई खाना ऑर्डर करते हैं तब तो आप देख लेते हैं कि फला जगह का रिव्यू क्या है, कोई ड्रेस खरीदते हैं तब आप देख लेते हैं कि रिव्यू क्या है। तो इस तरीके जहां आप चीजें आप करियर से रिलेटेड करने वाले हैं तो ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि जितनी भी ऑनलाइन चीजें आती हैं वो सब बेकार है। ऑनलाइन बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस भी होती हैं, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बाद पता चलता है, बाकी रिव्यू से पता चलता है। इसीलिए तो आपको बोलते हैं कि गूगल पे जाके आप लोग रिव्यू डालिए। भाई अगर आप पढ़े और आप सेटिस्फाइड हैं तो कम से कम एक सेटिस्फैक्शन का रिव्यू अगर आप डाल देंगे कि भाई हमें जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिला वो कैसा मिला, तो कोई और ABC व्यक्ति कहीं भी बैठ करके अगर नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन को गूगल पे खोलता है तो रिव्यूज पढ़ के तो समझेगा ना कि हाँ ये अच्छा है। बाकी आपके रिव्यूज मेरे पर्सनल मोटिवेशन के लिए होते हैं, मोटिवेशन इन द सेंस कि अच्छा राज ने ये मैसेज डाला, अरे वाह, या राम ने ये लिखा है, वेरी गुड। बस खुशी मिलती है कि चलो बच्चे पढ़ रहे हैं और रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बाकी आप रिव्यू डालें या ना डालें,
मेरी एजुकेशन की क्वालिटी पे से कोई फर्क नहीं पड़ना है। हाँ, इम्प्रोवाइजेशन जाहिर सी बात है मैं एक ज्यादा उत्साह से पढ़ाऊंगी, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपके रिव्यू नहीं आए तो मेरा उत्साह कम हो जाएगा। उत्साह हमारा उतना ही रहेगा, बस थोड़ा सा आप लोगों के रिव्यू मिलने से लगता है कि एक फीडबैक मिला, कम से कम बच्चों ने देखा, समझा, पढ़ा और उसके बाद उसका उन्होंने एक रिएक्शन किया कि हाँ जी मैम अच्छा लग रहा है या कुछ है। बहुत से बच्चों ने अब तो रिव्यूज दिए हैं, तो गूगल पे जाके भी अगर आप लोग रिव्यू डालेंगे तो आपके रिव्यूज को हमारे बाकी लोग जो विजिटर्स हैं वो पढ़ेंगे और उसके हिसाब से एडमिशन लेंगे। तो यही चीज होती है। ऐसे ही दूसरी जगह के लिए भी होता है कि रिव्यूज होते हैं तो वो काउंट करते हैं वहां पर। ठीक है, तो खैर ये तो हमने एक फाइल यहाँ पर क्रिएट करी, बाइनरी फाइल। अब बस और कुछ हम नहीं करेंगे, सिर्फ हम इस फाइल के कंटेंट्स को प्रिंट कराएंगे। जैसे फाइल में डेटा को लिखने के लिए बाइनरी फाइल के लिए जो फंक्शन मिलता है वो है आपका डंप। ऐसे ही अगर आपको फाइल का जो डेटा है उसको देखना है तो उसके लिए यहाँ पर फंक्शन होता है लोड। लोड भी एक मेथड है और पिकल डॉट लोड के साथ ही हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो कैसे आप लोड करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट पिकल। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, फाइल के लिए अपना ऑब्जेक्ट बनाना है। FOB ले लिया हमने, यहाँ पर ओपन। कौन सी फाइल हमें ओपन करनी है, फाइल ओपन करनी है माई बिन फाइल 1.dat। ये तो फाइल का नाम है। अब आपको किस मोड में खोलना है, फाइल के कंटेंट्स को रीड करने के लिए, तो RB मोड हो गया। बस ये तो आपने कर ही लिया। अब क्या करना है, आपको लोड करना है इसको। तो लोड करने के लिए आप क्या करेंगे कि जो भी कंटेंट है आपका, कोई एक वेरिएबल ले लेंगे और इसमें आप यूज करेंगे अपना वही FOB डॉट लोड। लोड फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा, डंप फंक्शन जो होता है ये 2 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। जिसमें पहले होता है उस कंटेंट के, जहाँ कंटेंट स्टोर हुआ है उस वेरिएबल का नाम, कॉमा फाइल ऑब्जेक्ट का नाम। लेकिन यहाँ पर 2 चीजें नहीं होती, केवल फाइल ऑब्जेक्ट होता है बस। और इसके बाद में आप अपने फाइल ऑब्जेक्ट को क्लोज करिए और उसके बाद में आप अपनी उस लिस्ट को प्रिंट करा सकते हैं, कंटेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। तो पहले हमने कहा FOB डॉट क्लोज और फिर कहेंगे प्रिंट डी में हमारा डेटा है डी। लोड मॉड्यूल ही नहीं दिखा रहा है। पाइथन के साथ यही थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है कि ये कंटिन्यूअसली अपडेशन में है, तो कई बार यही होता है, चीजें जो हैं ये हो सकता है कि लोड की जगह कोई नया फंक्शन आ गया हो। एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं बस। मैम एक क्लोज लास्ट में नहीं करेंगे क्या? नहीं, पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज कर दें, उससे तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप फाइल ऑब्जेक्ट बाद में क्लोज कर दीजिए। बट लोड ही नहीं बता रहा ना, मेथड ही नहीं बता रहा है ये लोड। एट्रीब्यूट IO बफर रीडर बता रहा है, बफर रीडर में लोड फंक्शन है ही नहीं। अगर बफर रीडर ही इस फंक्शन को नहीं रखे, इसमें ये एट्रीब्यूट ही नहीं है। माई बिन फाइल 1.dat। किया तो ऐसे ही जाता है, मैंने कुछ गलत तो किया नहीं। अच्छा ये यहाँ पर, ये यहाँ पे ये FOB लिख दिया है, नहीं मैं कह रही हूँ कि पिकल है ये। यहाँ पर हमने ये मॉड्यूल का नाम गलत लिख दिया था, FOB यहाँ भी फाइल ऑब्जेक्ट डाल दिया था। ठीक है, ये देखिए कंटेंट्स प्रिंट हो गए। तो इस तरह से जो है
तो ये सारे फंक्शंस हैं। आप टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल पे काम करके देख लीजिएगा। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा इससे कोई क्वेश्चन अगर आता है तो ये हो सकता है कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल में आप क्या अंतर समझते हैं। ये पूछा जा सकता है कितनी तरीके की फाइलें फाइल प्रोसेसिंग में यूज की जा सकती हैं, दोनों में अंतर बताइए। फाइल प्रोसेसिंग से आप क्या समझते हैं और इसमें फाइल प्रोसेसिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, वो ये क्वेश्चन आ सकता है थ्योरी से रिलेटेड। या फिर ये आ सकता है कि एक फाइल को, एक टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करिए या एक फाइल क्रिएट करिए। तो टेक्स्ट फाइल लिखें, फाइल लिखें तो आप टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। और जो भी आपसे कहा जाए कि मतलब उसमें कुछ कंटेंट लिख करके और प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिखिए, तो आप ये लिखेंगे। लेकिन हाँ, अगर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि बाइनरी फाइल क्रिएट करिए और कंटेंट्स को प्रिंट कराने का प्रोग्राम लिखिए, तब आप बाइनरी फाइल के साथ काम कर सकते हैं। अगर उन्होंने बाइनरी वर्ड मेंशन नहीं किया है ना एग्जाम में, जो आपका एग्जाम होगा ओ लेवल का, तो आप बाइनरी फाइल पे काम मत कीजिएगा। क्योंकि अगर वो सिर्फ लिख रहे हैं कि टेक्स्ट एक फाइल क्रिएट कीजिए, तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप टेक्स्ट फाइल ही क्रिएट करें। और मान लीजिए आप बाइनरी फाइल ज्यादा अच्छे से आपको आ गया, आपने कहा कि चलो मैं फाइल ही तो क्रिएट करनी है तो बाइनरी क्रिएट कर दें, तो हो सकता है एग्जामिनर इस चीज से इरिटेट हो जाए कि जब कहा ही नहीं गया बाइनरी पे काम करने के लिए और आप शो ऑफ शायद कर रहे हैं कि हाँ जी मुझे बाइनरी में आता है, तो वो उस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं। तो बाइनरी का यूज तभी करिएगा जब एग्जाम में स्पेशली ये लिखा हो कि बाइनरी फाइल पे काम करिए। अदरवाइज क्या है कि आप सीधे टेक्स्ट फाइल पे ही काम कर सकते हैं। तो प्रोग्राम भी लिखने आ सकते हैं, इनमें से किसी तरीके का प्रोग्राम भी आ सकता है, और थ्योरी में वही जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपके आ सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। 2-3 वर्ड्स हम बस और डिस्कस कर लें, बाकी अब कोई यहाँ पे हमें प्रोग्राम नहीं बनाना है, कोई चीजें नहीं करनी है। जब हम बात करते हैं फाइल हैंडलिंग की, तो यहाँ पर एक और वर्ड है जो हमें अक्सर सुनने मिलेगा। एक्चुअली ये हर जगह मिलता है, मतलब ये आपको कहाँ कहाँ मिलता है, ये आपको जैसे कि अगर आप देखें तो वहां भी मिलता है, क्या नाम है, सी लैंग्वेज है तो वहां भी मिलेगा, C++ है वहां भी मिलेगा, जावा में मिलेगा। ऐसे ही सॉरी, पाइथन में भी कुछ ऐसी स्पेशल आर्ग्यूमेंट्स होती हैं जिन्हें आप कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं? ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये तो पता ही चल गया कि ये मतलब कहीं ना कहीं ये पैरामीटर की तरह यूज हो रही हैं। तो ये ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें इनपुट के लिए यूज किया जाता है, और ये सीधे सीधे पाइथन की स्क्रिप्ट में दे दी जाती हैं जब आप किसी पाइथन के प्रोग्राम को रन करा रहे हो। मतलब कि जब आप एक ऐसी आर्ग्यूमेंट भेज रहे हैं जो कि पूरे प्रोग्राम को ही कॉल करे। प्रोग्राम को कॉल करने के लिए अगर आप शेल पर कोई आर्ग्यूमेंट लिखते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट आपकी क्या कहलाती है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहलाती है। एक प्रोग्राम में कितनी भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो सकती है, इसका कोई लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट हो सकती है कमांड प्रोग्राम में। और मतलब ये चीज इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस तरीके का प्रोग्राम बना रहे हैं, किस तरीके का प्रोग्राम आप कॉल कर रहे हैं और कितने प्रोग्राम्स आपको कॉल करने हैं। पाइथन भी इस तरीके की चीजों को जो है जब भी आप यहाँ पर लिखते हैं तो कमांड लाइन पर इन प्रोग्राम्स को क्रिएट किया जा सकता है और बाद में इन्हें कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट से सॉरी इनपुट किया जा सकता है। लेकिन आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स हर जगह नहीं यूज करनी है। एक खास रिक्वायरमेंट है जब आप उन्हें यूज करते हैं। कब? जब आप डायनेमिक इनपुट यूजर से लेते हैं और प्रोग्राम में भले ही वो वहां पर दिए गए हो ना दिए गए हो इनपुट लेने के लिए, लेकिन डायनेमिक इनपुट आप यूजर से ले रहे हैं और तब आप उन्हें प्रोसेस करने, तब आपको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट देनी पड़ती है। ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को यूज करने के लिए भी पाइथन की बहुत सारी आपको लाइब्रेरी चाहिए होती हैं। एक खाली लाइब्रेरी में काम नहीं होगा, इसके लिए आपको कई सारी और लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, उनको आप यूज करेंगे तभी आपका काम होगा। जैसे कि इसमें मेन जो होती है वो 3 होती हैं पाइथन की, वो 3 आपकी लाइब्रेरी जो कि कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करती हैं। उनमें से एक का नाम है आर्गपार्स, आर्गपार्स बोलते हैं इसको। दूसरी है हमारी गेटऑप और तीसरी है आपकी sys.argv। ये 3 तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं जिनको आप यूज करते हैं और ये कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को प्रोसेस करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्ग पार्स। पार्स जो वर्ड होता है, पार्स का मतलब ही प्रोग्रामिंग में होता है इनपुट लेना। कौन सा इनपुट? जो एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम में दिया जा रहा है। तो ये पार्स करने के लिए, उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। तो सबसे पहले आपको ये मॉड्यूल अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट आर्ग पार्स, और उसके बाद में इससे रिलेटेड आप फंक्शंस को यूज करते हैं। खास तौर से ये
तब मतलब जैसे आप कोई बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हैं और डिफरेंट टास्क आप कर रहे हैं और फंक्शंस में भी डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आप ले रहे हैं, तब आप इनका यूज कर सकते हैं। और ये मतलब डायनेमिक इनपुट आपका एक्सेप्ट करेगा पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में, और तब जो है आप इसमें इजीली काम कर सकते हैं। तो ज्यादा कोड को ना लिखना पड़े, कॉम्प्लिकेशन कम हो जाए और डायनेमिक इनपुट ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम हो जाए, उसके लिए आर्कपार्स मॉड्यूल का यूज होता है। गेट ऑप्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये ऐसी आर्ग्यूमेंट है जो कि डिफरेंट ऑप्शंस के फॉर्म में इनपुट को यूजर से एक्सेप्ट कर रहा है। माने ऑप्शंस दिए गए बहुत से और यूजर एक ऑप्शन को एक्सेप्ट कर रहा है, तब आप यूज करते हैं इसके लिए, जिसमें कि डायनेमिक की बात हो रही है यहाँ पे। ये आपका उसका नहीं है कि मतलब आप हर बार प्रोग्राम बनाते हैं इनपुट ले रहे हैं तो आप सोचेंगे कि वहां भी तो कर रहे थे। तो बेसिक के लिए ठीक है, लेकिन डायनेमिक इनपुट जब आपको लेना होता है तब आपको गेट ऑप्ट या आर्कपार्स का यूज करें। या तीसरी जो sys.argv है, इसको हम तब यूज करते हैं जब आपका इनपुट जो है वो लिस्ट के फॉर्म में है और उसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं, तब आपको इसकी जरूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर कमांड्स को जो यूज किया जाता है तो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में आपकी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स आती हैं। और प्रोग्राम करता है कि जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एक्चुअली जो आपका लैंग्वेज प्रोसेसर है वो कमांड लाइन से आपके डेटा को आर्बिट्री नंबर मतलब बाइट्स के फॉर्म में उसे एक्सेप्ट करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो जितने भी आप टोटल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इसमें पास करेंगे, आपका प्रोग्राम उतनी ही वैल्यूज रिटर्न करता है। ये बेसिक चीजें हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसके बारे में हमें तो नहीं लगता कि कोई शॉर्ट नोट या कुछ भी आएगा। बस अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नीचे दिए हुए इनमें से कौन सा कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है, तो आपको इन 3 नामों को अच्छे से पता होना चाहिए कि ये 3 नाम आपने सुने हुए हो, अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप ये चीज कर सकें। बाकी और कुछ नहीं है। ये चैप्टर आपका यहीं पर खत्म हो गया है। जिन लोगों के पास स्टडी मटेरियल होगा, तो जहां तक मुझे लगता है इसके बाद अब एक्सरसाइजेज होंगी, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा इस चैप्टर में, यदि कोई चीज छुट्टी हो जो हमें नहीं लगता कि स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, जो हमको नहीं लगता कि छुट्टी होगी, पर फिर भी अगर छुट्टी है तो प्लीज एक बार देख लीजिएगा। एक सेकेंड। हाँ, रिमूव से तो हमें बता दीजिएगा, और नहीं तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। इस चैप्टर के बाद अगला चैप्टर भी जो हमारा है वो थ्योरी का चैप्टर है, उसमें प्रोग्रामिंग नहीं है। और जहां तक हमको लगता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लेगा। वैसे तो एक ही दिन का चैप्टर है, लेकिन फिर भी शायद समझने में या कोई क्वेश्चन अगर आए तो 2 दिन का वो चैप्टर है। और उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने लास्ट चैप्टर की तरफ जो है नमपाई। अब इसके बीच में आपकी छुट्टियां होंगी कुछ, वो छुट्टियां जो हैं वो कितने दिन की होंगी या क्या कब होंगी वो अभी नहीं पता है। फिलहाल हम मान के चल रहे हैं कि मंडे हमारी क्लास होगी, बट अगर छुट्टी का मैसेज आ जाता है तो छुट्टी के हिसाब से आप लोग प्लीज ये टाइम आपका जो पढ़ाई का था इसे अपने रखिएगा और इसमें जो है जरूर पढ़ाई करिएगा। सारी चीजों को रिवाइज करना शुरू कर दीजिएगा और सारे डाउट्स की लिस्ट बना करके 1 बाय 1 उन डाउट्स को क्लैरिफाई करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप लोग पढ़ के देख। ओके जी, दैट्स ऑल फॉर ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। छुट्टी हो गई। हाँ, छुट्टी हो गई।